दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी लोगों का जी न्यूज़ बिहार यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे दोस्तों बिहार और देश और दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट। दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जरा सा भी आगे या स्किप ना करें। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले अपडेट। क्या दीपावली और छठ पर घर जाने के लिए 17 अक्टूबर से हफ्ते में 3 दिन चलेंगी इंदौर पटना स्पेशल ट्रेन? जाने इससे जुड़ी हर जानकारी। क्या ठंड में बढ़ सकते हैं भारत में कोरोना वायरस के मामले? स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने क्या दिया जवाब? हाथरस कांड का सच सामने लाने के लिए सीबीआई ने शुरू की जांच। जाने किन किन धाराओं में एफआईआर और कौन है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? कोरोना के बाद आईजीआईएमएस कैंपस में अब डेंगू की दस्तक, 10 डॉक्टर सहित परिजन पीड़ित। पाकिस्तान चीन के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स को ताकतवर बनाएगी। देश में बनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। जानेंगे एक एक डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ महीनों से देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे रिपोर्ट भी सामने आई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ठंड के मौसम में कोरोना वायरस के मामले में वृद्धि आ सकती है। इन आशंकाओं पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बयान दिया है। उन्होंने रविवार को कहा कि भारत में भी ऐसी आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रविवार को आयोजित होने वाले सोशल मीडिया इंटरनेशनल कार्यक्रम में संडे संवाद में कहा कि सार्स कोविड-19 2 रेस्पिरेटरी वायरस है और ऐसे वायरस को ठंड के मौसम में बढ़ने के लिए जाना जाता है। रेस्पिरेटरी वायरस ठंड के मौसम को कम आर्द्रता की स्थिति में बेहतर तरीके से पनपते हैं। एक और तथ्य है कि जिसे ध्यान में रखना आवश्यक है, सर्दियों के दौरान आवासीय आवासों में भीड़भाड़ होती है, इससे मामले बढ़ सकते हैं। इसलिए भारतीय संदर्भ में यह मानना गलत नहीं होगा कि सर्दियों के मौसम के मामलों में संख्या में वृद्धि देखी जा सकती है। केंद्रीय मंत्री ने यूरोपीय देशों का भी उदाहरण दिया है, जिसमें विशेष तौर पर ब्रिटेन के बारे में बताया गया है, जहां पर ठंड के मौसम में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि देखी गई थी। उन्होंने इसी के साथ लोगों को आगाह किया था कि आप इसे मेरी चेतावनी समझ लें या फिर सलाह, लेकिन अगर त्योहारों के दौरान हमने लापरवाही बरती तो कोरोना फिर से विकराल हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि त्योहारों के दौरान 2 गज की दूरी और मास्क के जरूरी का पालन जरूरी करें। बाहर जाने के बजाय घर पर रहकर परिवार के साथ त्योहार मनाएं। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में 19 वर्षीय एक युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार और हत्या के मामले में रविवार को मुकदमा करके औपचारिक तौर पर जांच का जिम्मा संभाल लिया है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में इस बात भारतीय दंड संहिता आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत हत्या का प्रयास यानी कि धारा 307, सामूहिक बलात्कार 376D, हत्या 302 और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचारक निरोधक कानून 1989 के तहत धारा 3 उत्पीड़न के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीआई ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश और तदनुरूप केंद्र सरकार के क्रमिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से कल देर शाम जारी अधिसूचना के बाद यह मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही हाथरस के कथित सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई ने औपचारिक तौर पर संभाल लिया है। सीबीआई ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी और जल्द ही यह टीम मौके पर जाकर अपना काम शुरू कर देगी। सीबीआई ने गाजियाबाद के अपराध निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी में तैनात पुलिस उपाधीक्षक सीमा पाहुजो को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। गौरतलब है कि हाथरस में 14 सितंबर को एक 19 वर्षीय युवती के साथ कथित सामूहिक बलात्कार हुआ था, जिसके बाद दिल्ली में सफदरगंज अस्पताल के इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी और राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिस पर केंद्र सरकार ने कल देर रात मोहर लगा दी थी। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट। भारत ने 9 अक्टूबर को पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का टेस्ट किया, जो सफल रहा। यह मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाई गई है। यह टेस्ट सुखोई 30 MKIZ से उड़ीसा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया। इस मिसाइल को भारतीय परंपरा को कायम रखते हुए संस्कृत शब्द रुद्रम दिया गया है, क्योंकि इसमें ARM यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल भी शामिल है। इस शब्द के कई अर्थ हैं, इनमें एक अर्थ दुखों को दूर करने वाला है। सही मायने में रुद्रम मिसाइल हवाई युद्ध में दुखी करने वाले दुश्मन को रडार को उड़ाकर अपने नाम को सही साबित कर सकती है। और जानेंगे दोस्तों अगला अपडेट में, गुजरात से 5 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। मंडन रेल प्रबंधक दीपक कुमार झा ने रविवार को बताया कि इन विशेष ट्रेनों का परिचालन अगली सूचना तक जारी रहेगा। झा ने कहा कि ट्रेन संख्या 02945, 02946 मुंबई सेंट्रल ओखा सुपरफास्ट विशिष्ट, सौराष्ट्र मेल प्रतिदिन ट्रेन संख्या
29:45 मुंबई सेंट्रल ओखा विशेष ट्रेन 15 अक्टूबर 2020 से मुंबई सेंट्रल से 21:35 पर प्रस्थान कर अगले दिन 15:45 पर ओखी पहुंचेगी। जानेंगे दोस्तों बिहार का अगला अपडेट में क्या है, तो क्या पासवान जी के निधन के बाद सरकार में एनडीए के सहयोगी दलों में सिर्फ आरपीआई बची, कैबिनेट में अलायंस से कोई मंत्री नहीं, अठावले राज्य मंत्री हैं। मोदी सरकार एक तरह से गठबंधन मुक्त हो चुकी है और केंद्रीय कैबिनेट में भाजपा के बाहर का कोई मंत्री नहीं है। सरकार में गठबंधन एनडीए से सिर्फ रामदास अठावले बचे हैं, ये भी राज्य मंत्री हैं। अठावले के पास सामाजिक न्याय एवं आधारिकता मंत्रालय के राज्य मंत्री की जिम्मेदारी है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में मई 2019 में केंद्रीय कैबिनेट में शुरुआती में एनडीए गठबंधन में शिवसेना के अरविंद सावंत, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर और बादल जो लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान थे। 2019 के चुनाव में सिर्फ 21 पार्टियां एनडीए में थी। उन्होंने 352 सीटें जीती, भाजपा ने 303 जीती। पिछले साल 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 57 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें 24 कैबिनेट मंत्री और 9 राज्य मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल थे। बात करेंगे दोस्तों अगला अपडेट जो कि है रेलवे बोर्ड ने इंदौर से राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी दे दी है। 17 अक्टूबर से यह ट्रेन सप्ताह में 3 बार चलेगी। यह स्पेशल ट्रेन 30 नवंबर तक चलेगी। हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को पटना के लिए चलाई जाएगी। दीपावली और छठ के त्यौहार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं इंदौर पुणे ट्रेन शुरू करने का फैसला अभी लंबित है। वहीं इंदौर को चुएली, अलहिया नगरी एक्सप्रेस या अजमेर रामेश्वरम और हमसफर में से कोई एक साप्ताहिक ट्रेन चलाई जा सकती है। शुक्रवार को रेलवे बोर्ड ने इंदौर और मुंबई को जोड़ने वाली अवंतिका एक्सप्रेस को 15 अक्टूबर से फिर चलाने की घोषणा की है। इसी दिन से इंदौर से कामाख्या के बीच साप्ताहिक ट्रेन भी शुरू हो जाएगी। जानेंगे दोस्तों बिहार का अगला अपडेट में क्या है, तो कोरोना वायरस के साथ ही राजधानी पटना में अब डेंगू भी पांव पसारने लगा है। आईजीआईएमएस के ई टाइप में रेसिडेंशियल कैंपस में 10 डॉक्टर सहित कई परिजन डेंगू से पीड़ित पाए गए हैं। इनमें कई सीनियर डॉक्टर भी शामिल हैं। ये डॉक्टर कोरोना से संक्रमित तो नहीं हुए लेकिन डेंगू के डंक से नहीं बच पाए। आईजीआईएमएस के अधीक्षक मनीष मंडल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कैंपस के बाहर दीवार से सटी गंदगी की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। संस्थान ने नगर निगम को दवा छिड़काव करने के लिए आवेदन भी दिया है। आईजीआईएमएस के नेफ्रोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी विभाग के डॉक्टर डेंगू से पीड़ित हुए हैं। मुख्य रूप से आईजीआईएमएस के ई टाइप रेसिडेंशियल कैंपस में ही इसका प्रभाव देखा गया है। सीएम नीतीश ने अपने आवास पर मनाई लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 41वीं जयंती। तस्वीर पर किया माल्यार्पण। जी हाँ फ्रेंड, बात करेंगे अगला अपडेट कि अक्टूबर को देश भर में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जा रही है। इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीएम आवास पर ही जेपी को याद किया। इस दौरान उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। इसी के साथ पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू है। इसी कारण जेपी यानी कि जयप्रकाश जी की जयंती पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। आचार संहिता लागू होने के कारण ही सीएम नीतीश कुमार ने अपने आवास पर ही जेपी जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। जानेंगे दोस्तों अगला अपडेट में क्या है, तो क्या बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 1090 उम्मीदवारों का नामांकन वैध और 264 के नॉमिनेशन रद्द हुए। जानेंगे एक एक डिटेल। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 1354 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया था। नॉमिनेशन फॉर्म की स्क्रूटनी के दौरान 264 उम्मीदवारों का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया था। इसी के तहत पहले चरण में 71 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 1090 उम्मीदवारों का नामांकन वैध है। इनमें से 10 नामांकन पत्र ऑनलाइन भी दाखिल किए गए हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 12 अक्टूबर को तय की गई थी। निर्वाचन विभाग के अनुसार पालीगंज में सबसे ज़्यादा 28, गया टाउन में 27 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा तारापुर में 26, अरवल में 24, गढ़वा में 23, शाहपुर में 23, टेकारी में 23, वजीरगंज में 22, रजौली में 22, सासाराम, करौगर और दिनारा में 20-20 प्रत्याशियों का नामांकन वैध पाया गया है। जानेंगे दोस्तों अगला अपडेट में क्या है, तो पटना जंक्शन से 18 किलो सोने के साथ एक गिरफ्तार, कीमत 8 करोड़। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना जीआरपी की ओर से चलाए जा रहे हैं विशेष अभियान में 8 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना और 2 लाख
30,000 रुपये का नकदी जब्त किया गया है। जीआरपी ने शालीमार एक्सप्रेस से उतर रहे एक शख्स से 18 किलो 390 ग्राम सोना के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए पटना जीआरपी लगातार अभियान चला रहा है और उसी दौरान पटना जंक्शन के गेट नंबर 4 के पास से गुजर रहे एक शख्स की चेकिंग के दौरान जीआरपी ने भारी मात्रा में सोने की खेप जब्त की है। शालीमार एक्सप्रेस कोलकाता से पटना उतरे मिथिलेश कुमार को पटना जंक्शन के गेट नंबर 4 के पास से चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। उसके बैग से 18 किलो 390 ग्राम सोने की बरामदी के साथ साथ 2,30,000 रुपये कैश भी बरामद किया गया है। और जानेंगे दोस्तों बिहार में कोरोना का हाल क्या है। तो बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 1,94,000 के पार, अब तक 944 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,94,966 पहुंच गई है। बिहार में शनिवार को कोरोना के 1140 नए मामले सामने आए हैं, जबकि रिकवरी रेट 93.87% पहुंच गया है। बिहार विधानसभा के चुनाव के देखते हुए बिहार स्वास्थ्य विभाग के जरिए शनिवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में कोरोना के 1140 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 944 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 1226 संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और राज्य में अब तक 1,83,007 संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। बिहार राज्य में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के स्वस्थ होने की दर 93.87 पर पहुंच गया है और बिहार में कोविड-19 के फिलहाल 11,014 सक्रिय मरीज हैं। दोस्तों इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।